जैसा कि मैंने कहा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स का गुणगान करने के लिए है। पहले लॉ में बताया गया कि फोर्स की क्वालिटी क्या है, फोर्स क्वालिटी है ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। दूसरे में इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करा गया कि ये है कितना। आपको रोकना है अपने पैर से या हाथ से, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे आपको बॉल को रोकना है। ठीक है, इमेजिन करना है। अब क्या ही रोक लोगे भाई, बॉल लेकर बैठे हो सोचना है ऐसा आपको। ठीक, अच्छा, बेसिक फील ऑफ मोमेंटम को चेंज किया। आपने भी, आप नए नए खेलने गए, आपने भी मोमेंटम को चेंज करा, लेकिन आपके हाथ में चोट लगी क्योंकि टाइम कम आपने लिया और फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए आपने हाथ चोट लगी। मैं खिलाड़ी आदमी, वही बॉल वही मोमेंटम, मैंने भी मोमेंटम को, जो भी मोमेंटम रहा होगा बॉल को, उसको मैंने जीरो करा, लेकिन मैंने टाइम ज़्यादा लगाया तो फोर्स की वैल्यू मुझे कम लगानी पड़ी, मेरे हाथ में चोट कम लगी। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और आगे की जो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो आज हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले चर्चा कर ली जाए, जो चर्चा हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो वीडियो बना रखी है उस पर भी करी थी, थोड़ी चर्चा मैं इस पर भी करना चाहूँगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ पर भी करना चाहूँगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल एक चैप्टर ही नहीं है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स के जितने भी तीनों लॉ ऑफ मोशन हैं वो हमें फिजिक्स के फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में बताते हैं। वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है? फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का इंट्रोडक्शन देते हैं कि फोर्स है क्या, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, ये हर जगह है। फोर्स तो हर जगह आएगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ोगे वहाँ भी फोर्स आएगा, अब वर्क पावर एनर्जी को पढ़ोगे वहाँ भी फोर्स आएगा। आप देखो यार, हर जगह फोर्स है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और कुछ लोग मानते हैं कि एनर्जी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ कि एनर्जी भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग वर्क पावर एनर्जी में आपको समझाऊंगा कि एनर्जी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कैसे है। अभी हम लोग फोर्स के बारे में समझ लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की मदद से। तो दोस्तों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या जाना था कि फोर्स की क्वालिटी क्या है, फोर्स करता क्या है, ये हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ देख लेते हैं भाई, स्लाइड हमारे पास है कि हाँ, ये तो मैंने बताया था कि काइनेमेटिक्स हम लोग इफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, और डायनेमिक्स हम लोग कॉज के बारे में, कि कॉज कौन कर रहा है, कि इफेक्ट के पीछे का कॉज कौन है। अगर बॉल इधर ऐसी गई है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये मैं चर्चा कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करने वाला। हाँ, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस वीडियो हम लोगों ने एनर्जी के बारे में चर्चा करी है, मास के बारे में चर्चा करी, काफ़ी रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेते हुए मैंने उस पर चर्चा करी है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहिए, मतलब जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें फोर्स की क्या जानकारी, आप कह सकते हो भैया अभी आपने कहा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, हमें फोर्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये तो आपने ये बताया कि तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पता चली कि ऑब्जेक्ट कहता है कि जब तक मुझ पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक मैं अपनी स्टेट को चेंज नहीं करूँगा। फोर्स कहाँ पर है? तो यहाँ पर एक फोर्स की क्वालिटी आती है। फोर्स कहता है कि जब तक, फोर्स की क्वालिटी क्या है, फोर्स ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ फोर्स। मान लीजिए कि बॉल रखी है, एक बॉल ग्राउंड पर रखी है, ठीक है। अगर आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है तो आपको उस पर हिट करना पड़ेगा, आपको एक पैर मारना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा उसे, तभी तो वो अपने स्टेट को चेंज करेगा। यानी फोर्स आप अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। इट इज ओके। तो फोर्स की क्वालिटी हमें पता चली कि फोर्स करता क्या है, फोर्स क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। तो यहां से हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चला, ये हमें क्वालिटी पता चली। दिस लॉ टेल्स अस अबाउट क्वालिटी ऑफ फोर्स। क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ फोर्स। अच्छा, ओके जी, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल लिए थे। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो यार, इसको मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपको डेफिनेशन शायद समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है मोमेंटम। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर मैं वापस इस स्टेटमेंट पे आऊँगा। वापस जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है वो आपको मैं बताऊँगा। लेकिन जो अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फोर्स, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स के बारे में क्या बताता है। तो अब यार, फोर्स की क्वांटिटी को डिफाइन करने का समय आ चुका है। हम लोग जान चुके हैं कि फोर्स करता क्या है, अब बारी है ही है कि फोर्स की क्वांटिटी क्या है। जैसे हम लोग, आपने देखा हो हाई स्कूल में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि 10 न्यूटन 15 न्यूटन, पर ये नंबर आया कहाँ से, इस नंबर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया, ये नंबर किन किन बातों पर डिपेंड करता है,
ये हमें पता नहीं था, बस कह दिया 10 न्यूटन है, F बराबर m, छोटा सा फार्मूला आप पढ़ते थे कि वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता था कि 10 न्यूटन लिखा है, पर क्यों लिखा है। हम लोग आज डीप डाउन जाएंगे, बेहतर तरीके से इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और समझेंगे कि फोर्स की क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया जाए। क्वांटिटी का मतलब समझ रहे हो कि कहीं भी लिखा है 10 न्यूटन, भाई साहब उसका मतलब क्या है 10 न्यूटन का, वो कैसे आपने कह दिया कि इसका 10 ही है, इसको 20 क्यों नहीं कर दिया, इसको 15 क्यों नहीं कर दिया, सवाल बनता है ना। उन सवालों के हम लोग आज जवाब ढूंढने वाले हैं। तो मोमेंटम, इस स्टेटमेंट को मैंने कहा कि अभी मैं स्टेटमेंट को समझाऊंगा। तो ये लॉ हमें बताता है, दिस लॉ टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी ऑफ फोर्स, क्वांटिटी को समझाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पर मैं वापस आऊँगा, लेकिन मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम का सीधा है अमाउंट ऑफ मोशन। इसको मैं समझाता हूँ, अभी आपको कुछ नहीं समझने की, कुछ समझने की कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपको दिख रहा है उस पर थोड़ा फोकस करो। क्या दिख रहा है कि एक ये नेट है, नेट मतलब इस पर आपने फुटबॉल अगर थोड़ा देखते हो तो इस पर अगर कोई बॉल मारो तो गोल हो जाता है, और एक गोल कीपर भी खड़ा होता है। अगर आपको जानकारी हो थोड़ी बहुत, एक गोल कीपर भी खड़ा होता है जो बॉल को गोल होने से रोकता है ना, ठीक है। और हमारे पास 2 बॉल हैं, एक सेम डिस्टेंस पर 2 बॉल रखी है, एक लोहे की बॉल है और एक अपनी नॉर्मल बॉल है। एक लोहे की बॉल है, एक नॉर्मल बॉल। इतनी सीन क्लियर है? जो भी आपको मैंने बताया समझ में आया? एक नेट है, एक गोलकीपर खड़ा है, 2 बॉल्स रखी है, एक लोहे की एक नॉर्मल बॉल है। अच्छा, अब आप जाते हो, आपको मैं कहता हूँ चल यार गोल करके आ, एक गोल करके आ, ठीक है। आप जाते हो, नहीं मैं आपको गोल करने को नहीं बोलता हूँ, मैं आपको गोलकीपर बनाता हूँ। मैं गोल करूँ, मैं इस बॉल को भेजूंगा, आपको मैं गोलकीपर बनाता हूँ, ठीक है। आपको बॉल को रोकना है अपने पैर से या हाथ से, जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे आपको बॉल को रोकना है, ठीक है। इमेजिन करना है, आप क्या ही रोक लोगे भाई, बॉल लेकर बैठे हो सोचना है ऐसा आपको, ठीक है। अच्छा, ओके, मैं आपको एक जवाब ठीक है, सिंपल सी बात है। आप गोलकीपर है, आपको बॉल को रोकना है। मैं लोहे की बॉल को आपकी तरफ फेंकता हूँ किसी एक स्पीड से। मैं लोहे की बॉल को किसी भी तरह से अपनी लात मारता हूँ, वैसे लोहे की बॉल को लात मारूंगा मेरा ही पैर टूट जाएगा। किसी भी तरह से मैं किसी एक स्पीड से आपकी तरफ लोहे की बॉल को फेंकता हूँ, और उसी स्पीड से मैं आपको ये नॉर्मल वाली जो अपनी बॉल है उसको मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ। आप खड़े हो, आपके सामने से एक लोहे की बॉल आ रही है, एक लोहे की बॉल आपके सामने आ रही है और एक नॉर्मल बॉल आपके सामने आ रही है। अब फील करके आपके मन में क्या सवाल आएगा कि भैया लोहे की बॉल को रोकने के लिए हमारा पैर भी टूट सकता है। आप कहोगे लोहे की बॉल जो उस स्पीड से आ रही है, मैं तो नॉर्मल वाली बॉल है पैर लगा के रोक लूँगा, लेकिन लोहे वाली बॉल रोकने हमारा पैर टूट सकता है भैया, हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। लोहे वाली बॉल को रोकने हमें बहुत फोर्स लगाना। सिंपल फील है दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं ये चीज़? ये सिंपल सी थ्योरी है। आप गोलकीपर है, आपको बॉल को रोकना है, कोई स्पीड से एक लोहे की बॉल आपकी तरफ आ रही है, एक नॉर्मल वाली प्लास्टिक वाली बॉल आपकी तरफ उसी स्पीड से आ रही है। बताइएगा किस बॉल को रोकने में आपको डर लगेगा? लोहे की बॉल को रोकने में आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको उसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपको भैया मैं लोहे के पैड पहनूंगा, पहले प्रोटेक्शन अच्छी खासी रख लूँगा, तब मैं बॉल को रोकूंगा। आप बढ़िया लोहे के पैड पहन कर आए, माने आपने पूरी सुरक्षा करके आए, अपने लोहे के पैड पहन कर आए, और आपने एक ऐसा टैंक उठाया और आपने लोहे का बॉल रोक दिया, और आपने दूसरा बॉल भी उसमें वो वाले प्लास्टिक वाला भी बॉल रोक दिया, नॉर्मल वाला बॉल रोक दिया। अब बताओ कौन सी बॉल को रोकने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा? बताओ भाई, कौन सी बॉल को रोकने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा? सिंपल सा भैया, लोहे की बॉल। उसको देखते ही डर लग रहा था उसी में, क्योंकि इसीलिए लग रहा था क्योंकि मैं पैर पे बहुत तेज मारती, वो उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, वो मेरे ज़्यादा हिट करती, क्योंकि हमें एक सेम टाइम इंटरवल में उसे रोकना था, यानी हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उस टाइम इंटरवल आप पैर एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगाते हो, उस छोटे से टाइम इंटरवल को में आपको बॉल को रोकना होता है, तो आप लोहे की बॉल को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो नॉर्मल बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि F है, फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास M? क्या मैं कर सकता हूँ? जी भैया आप कर सकते हो। दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, जिसका मास ज़्यादा है उसमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ये तो दिख रहा है। अच्छा, अब एक और सवाल, ठीक है। अब एक सवाल है, ये बॉल है, लोहे वाली बॉल है, धीरे आ रही है, धीरे, और ये प्लास्टिक वाली बॉल है, मतलब नॉर्मल वाली जो फुटबॉल है, वो तेज है, बहुत तेज, बहुत तेज है,
और लोहे की बॉल धीरे आ रही है। आप फील करो, एक बॉल आपके सामने बहुत तेजी से आ रही है, एक बॉल है वो स्लो स्लो आ रही है। बेशक लोहे की बॉल है लेकिन वो स्लो स्लो आ रही है। एक बॉल है वो तेज आ रही है, एक बॉल है वो स्लो स्लो आ रही है। अब बताओ किससे डर लगेगा, किससे डर लगेगा? एक बॉल है, नॉर्मल बॉल है लेकिन बहुत तेजी से आ रही है, अरे बहुत, आप डरोगे यार। आप कभी पीछे लगे कीपिंग करी है क्रिकेट में? जब फास्टर आता, मैं कीपिंग करता था अपने, यार मैं छोटे शहर से हूँ तो वहाँ पे ग्लव्स व्लव्स कुछ होते नहीं थे, तो मैं ही कीपिंग करता था मैं ही करता था और क्या। जब फास्टर आता था तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि उसकी बॉल जब छूटती थी तो यार पकड़ने में बहुत दर्द होता था बहुत। अभी मैं इसका कारण भी बताऊँगा, ये जो मैंने करा है इसका भी कारण बताऊँगा। तो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। फास्टर आता था, स्लो जब स्पिनर आता था तो मैं विकेट के पास ही खड़ा हो जाता था ये ले स्टम्पिंग। तो समझे ना, समझे कि तेज चीज़ है, बेशक हल्की है ये बॉल, बेशक हल्की है इसके मुकाबले। लोहे की बॉल धीरे धीरे आ रही है, अरे यार लोहे की बॉल है तो क्या हुआ, पर धीरे तो है, आराम से रोक लूँगा। एक बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है लेकिन है हल्की, फिर भी आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फिर भी आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या एक चीज़ आपको फील हुई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उससे डर ज़्यादा, यानी उसको रोकने में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? और अब देखिएगा, अब इसका जो गुणनफल होता है, जैसे इसका मास है m और इसका वेलोसिटी है v, इसको ही हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ मोशन। मोशन का अमाउंट कितना है, इससे इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी एक दिए हुए टाइम इंटरवल में, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, या जिसे उतना मोमेंट उसे, हाँ चलो बताता हूँ। ओके, तो फोर्स की ये वाली जो मैं फोर्स के पीछे भाग रहा था, फोर्स की क्वांटिटी फाइंड कर ली, दो चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब मैं मोमेंटम को थोड़ा बता देता हूँ, मोमेंटम आया है तो समझा ही देते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है कि जैसे कि आप गोल्फर हैं, आपको जिस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसका मोमेंटम है ज़्यादा, उसका मोमेंटम है ज़्यादा। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है मास, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, इसे कहते हैं हम लोग मोमेंटम। अब ऐसा ही नहीं कि रोकना भी हो, अगर ये लोहे की बॉल रखी है, अगर मुझे इसको वी वेलोसिटी देनी है और इसको भी हमें वी वेलोसिटी देनी है, एक लोहे की बॉल रखी है, एक प्लास्टिक की बॉल रखी है, आपको दोनों को 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देनी है, किसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा? किसमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी? जिसका मास ज़्यादा है। लोहे की बॉल को आप एक स्पीड देने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कॉमन सेंस वाली बात है। और प्लास्टिक को नेक की कर दो यार, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिल जाएगी, तो सिंपल सी बात है, इसका मास ज़्यादा, उससे फोर्स ज़्यादा चाहिए, यानी उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है। ठीक है, उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, जिसका मास भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, उसका अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है। इमेजिन करो कि लोहे की बॉल है, भारी भी है और बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है। भाई साहब, आप गोल छोड़, आप फुटबॉल उस दिन से छोड़ दोगे खेलना ऐसा अगर हुआ तो आपको समझ में आया कि मोमेंटम क्या होता है? आपको ये समझ आएगा फोर्स किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी पर टोटली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके जी, दो चीज़ें समझ में आई भैया। मोमेंटम समझ में आया, मोमेंटम समझ आया कि आपने बहुत अच्छे बताया। अमाउंट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, फील से आपने बताया है, फील से आपने बताया है। ओके, अच्छा, अब बात आती है टाइम डिपेंडेंट की। अब एक चीज़ मैं आपसे फील करने के लिए कहता हूँ, एक फील करने के लिए, तू साइकिल चलाए, तू साइकिल तो चलाई होगी भाई, कभी साइकिल चलाई है? चलाई होगी। मान ले तू साइकिल चलानी है, तू साइकिल चला रहा है ना, साइकिल चला रहा है। अब तूने देखा कि बहुत दूरी पर एक कोई, तुझे रोकना है, तेरा स्कूल आ गया, तू साइकिल चला रहा है, तेरा कोचिंग सेंटर कुछ भी आ गया, तुझे रोकना है, या दुकान आ गई, तुझे रोकना है, तो धीरे धीरे ब्रेक लगाता है और तेरी साइकिल धीरे 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 रुकती चली जाती है। ठीक है, एक बार तू साइकिल चला रहा होता है, सामने कोई बच्चा सामने आ जाता है, एकदम से तू ब्रेक लगाता है, तेरी साइकिल तुरंत रुक जाती है। पहले जो मैंने अभी आपसे कहा वो फील करिएगा। फील का मतलब सोचिएगा कि अच्छा ऐसा कि हाँ, मुझे मेरी दुकान थोड़ी दूर पे आई, मैंने धीरे धीरे ब्रेक लगाए तो काफ़ी दूरी जाकर के मेरी साइकिल रुकी। और एक बार मेरे सामने बच्चा आ गया या कोई चीज़ आ गई तो मैंने एकदम ब्रेक लगाया, मेरी साइकिल तुरंत रुक गई। फील करो दोनों चीज़ें। फिर मैं सवाल करूँगा, फिर मैं इसमें जोड़ूंगा क्या, वेरिएबल्स जोड़ूंगा, जो आपको मैं फील से आपको मैं फिजिक्स में लाऊं, फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स में लाऊं। ये मेरा स्टाइल है कि मैंने आपको पहले फील दूंगा, फिर आपको मैं फिजिक्स बताऊंगा, फिर मैं आपको मैथ में कोड कर दूंगा उस इन्फॉर्मेशन को। तो जो मैंने अभी बताया, फील करो, फील किया।
अब यार अब नोटिस करो, अब एक चीज़ नोटिस करो, आप नोटिस क्या करो कि जब फोर्स आप कम लगा रहे हो, ब्रेक कम लगाने का मतलब है कि आप फोर्स कम लगा रहे हो। जब आप फोर्स कम लगा रहे हो तो मोमेंटम के चेंज होने में आपका कुछ मास हो, आपका और आपकी साइकिल का कुछ तो वजन होगा और आप किसी भी वेलोसिटी चल रही होगी। अगर आपके पास मास है और आपके पास वेलोसिटी यानी आपके पास मोमेंटम है, अमाउंट ऑफ मोशन है, तो जब आपने फोर्स लगाना स्टार्ट करा, जब आपने, आपकी दुकान बहुत दूर है, आपने फोर्स धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करा तो आपका मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन उसने टाइम लिया रुकने में। मोमेंटम आपका जो भी रहा होगा, मान लीजिए कि आप यार आपका मास है, आपका कितना मास होगा, मतलब 50 किलो, अगर आप 10 साल आपका मास 55 किलो, साइकिल का 15 किलो जोड़ लो तो 70 किलो मान लो, 70 किलो मास है और आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपका मोमेंटम कितना हुआ 140 किलोमीटर मीटर इंटू सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ये आपका मोमेंटम हुआ, ये आपका मोमेंटम हुआ। अब यार इतना मोमेंटम आपके पास है, अब आपको साइकिल रोकनी है यानी वेलोसिटी जीरो करनी है, यानी मोमेंटम अगर 140 से जीरो होने वाला है और आप फोर्स धीरे धीरे लगा रहे हो। फोर्स क्या लगा रहे हो, धीरे धीरे लगा रहे हो। तो एक चीज़ आपने नोटिस करी कि जब आपने फोर्स कम लगाया तो साइकिल रुकने में टाइम ज़्यादा लिया, साइकिल ने रोकने में टाइम ज़्यादा लिया। अब दूसरी सिचुएशन सोचो, दूसरी सिचुएशन में क्या है कि आपने तुरंत देखा बच्चा सामने, तुरंत आपने ब्रेक लगाया, यानी फोर्स आपने ज़्यादा लगाया तो टाइम कम लगा। यहाँ पर आपने फोर्स ज़्यादा लगाया, टाइम कम लगा। मोमेंटम उतना ही 140 था, जीरो हुआ तुरंत, मोमेंटम उतना ही चेंज हुआ, यानी m इंटू बी में चेंज उतना ही आया, m इंटू बी में चेंज उतना ही आया। लेकिन यहाँ पर आपने फोर्स कम लगाया था इसलिए टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ पर फोर्स आपने ज़्यादा लगाया था इसलिए टाइम कम लगा। समझ में आई बात जो मैंने कहा? समझे होगे मेरे भाई, बिल्कुल समझे होगे कि जब फोर्स अगर हम ज़्यादा लगा दें तो जो हमारा मोटिव, अगर हम जो ज़्यादा फोर्स लगाएं तो मेरी साइकिल तुरंत रुक जाएगी, यानी टाइम कम लेगी। अगर हम फोर्स साइकिल में धीरे धीरे लगाएं तो बहुत देर बाद हमारी साइकिल रुकेगी, यानी फोर्स से टोटली डिपेंडेंट है टाइम, या टाइम टोटली डिपेंडेंट है फोर्स पर। तो फोर्स अगर ज़्यादा तो टाइम कम, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात आपको समझ में आई? जो मैंने एनिमेशन में साइकिल वाला बनाना था, चलो ये अभी मैं समझा, एक सवाल करा देता हूँ इसमें। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो आपको पता चल गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, जिसे या कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इंटू v p होता है। तो ये tv आ गया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अपॉन या m इंटू वी अपॉन टी। अब कांस्टेंट एक है, k इज इक्वल टू 1, प्रैक्टिकली देखा गया कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो f इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन टी। तो दोस्तों फोर्स की क्वांटिटी हम लोगों ने इस प्रकार से डिफाइन करी, या यूनिट भी लिख देता हूँ। यूनिट क्या होगी देखो, kg वेलोसिटी की, मीटर सेकेंड स्क्वायर टी नीचे भी, ये इसका यूनिट होगा फोर्स का। इसे हम लोग न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको फील आई भाई साहब कि फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स क्या करेगा, उसके मोमेंटम में कितना चेंज करेगा, ये किस पर निर्भर करता है? टाइम पर निर्भर करता है। आप फोर्स कितना लगा रहे हो इस पर टाइम निर्भर करता है। मान लीजिए कि इसका मोमेंटम है, इसका मास मान लेता हूँ मैं 1000 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? इसका p हुआ लगभग 10,000। यूनिट लिख लेना आप, मैंने यूनिट लिख रखी है, ये रही यूनिट मोमेंटम की। तो इतना मोमेंटम है इसका, ठीक है। और इसका मोमेंटम, कार का मास है मान लीजिए 200 किलोग्राम, खिलौनों वाली कार है, और वेलोसिटी इसकी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? इसका मोमेंटम हुआ 20,000, ठीक है, 20,000 हुआ, 20,000। तो अगर हम इस पर फोर्स लगाएं, इस पर ब्रेक लगाएं, फोर्स या 10 न्यूटन का लगाएं, जैसे न्यूटन मैंने बताया कि इस न्यूटन को इज्जत देने के लिए इस यूनिट का हम लोग न्यूटन रख दिया। तो इस पर मैं लगाना चाहूँगा 100 न्यूटन का फोर्स, इसे रोकने के लिए इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाना चाहूँगा, और इस पर भी मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहूँगा। आप हमें सवाल का जवाब दीजिए कि टाइम कितना लगेगा। मुझे टाइम बता दीजिए, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं।
सिंपल सा है ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप हमें टाइम बता देंगे। तो किस प्रकार से हम लोगों ने डिफाइंड किया है, किस प्रकार से हम लोगों ने फोर्स की ऐसे ही नहीं, देखो यार फिजिक्स या मैथमेटिक्स में ऐसी चीज़ें नहीं रख दी जाती कि अच्छा फोर्स है इसको मैं लिखना चाहूँगा 10 न्यूटन, ऐसे नहीं लिख सकते। उसका हर एक कारण होता है, फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो आपको दिखना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो क्या है, अच्छा ठीक, हाँ ये वाली चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी चीज़ें आपको इसलिए साफ कर देता हूँ जिससे मैं आपको कुछ बता सकूँ। दोस्तों एक चीज़ और फील करें, छोटी सी फील है, छोटी सी बात है। इसका मास मान लीजिए है 10 kg, बहुत भारी 10 kg की बॉल। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है 1 kg और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों का मोमेंटम बताओ। इसका मोमेंटम क्या है, m/v, यानी इसका होता है 20, यूनिट आप लिख लेना। इसका भी मोमेंटम कितना होगा 20, दोनों का मोमेंटम कितना है 20। अब आप खड़े हो, आप फील करके बताना, इमेजिन करना, बहुत अच्छी फील है। आप खड़े हो, एक लोहे की बॉल है 10 किलोग्राम की, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। एक प्लास्टिक की बॉल है 1 किलोग्राम की, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। कितना डर लगेगा आपको, दोनों बॉलों को रोकने कितना डर लगेगा। आगे भैया ठीक है वो बॉल तेज है लेकिन हल्की है, ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। और फिर आप लोहे की बॉल देखोगे, यार लोहे की बॉल भारी है लेकिन धीरी है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वास्तव में इन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है, इसीलिए आपको ये फील हो रहा है कि दोनों में बराबर ही हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर ही फोर्स उस टाइम, एक फिक्स टाइम इंटरवल में हमें बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अभी मैंने कीपिंग वाली बात करी थी, वो भी मैं समझा देता हूँ, देखो अब एक बॉल आ रही है, ठीक है, एक बॉल आ रही है, एक बॉल, आप नए नए क्रिकेट खेलने जाओ अभी, ठीक है मैं अपना एग्जांपल बनाता हूँ। आपके सामने एक बॉल आ रही है, आपको कैच करनी है, ठीक है। अगर आपको कैच करनी है और कैच करनी है, आप बॉल आ रही है, बॉल में क्या है, बॉल के पास वजन है और उसके पास वेलोसिटी है, यानी उसके पास मोमेंटम है। उसके पास क्या है, मोमेंटम है। क्या है उसके पास, मोमेंटम है। एक बॉल आ रही है, उसके पास मोमेंटम है क्योंकि उसके पास मास भी, उसके पास वेलोसिटी है। आपको उसे कैच करने का मतलब उसकी वेलोसिटी को तुरंत आपको जीरो करना है, यानी मोमेंटम उसको तुरंत आपको जीरो करना है। मोमेंटम में आपको चेंज लाना है, और मोमेंटम में चेंज आप किस प्रकार से ला पाएंगे, फोर्स लगाकर। और आपके हाथ वही तो करेंगे, बॉल में फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए आप नए नए क्रिकेट खेलने गए और कोई कैच आया और आप ऐसे करके, कैच आया तो ऐसे आप खड़े हो गए, और जब कैच बॉल आएगी तो आपको बहुत तेज लगेगी भाई, आपको बहुत तेज लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो। आपको तेज क्यों लगा, तेज का मतलब आपको ज़्यादा फोर्स आपके हाथ में लगा है, क्योंकि आपको बहुत छोटे समय में बिल्कुल डेल्टा टी टाइम में आपने उस बॉल की वेलोसिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया। टाइम कम लगा है क्योंकि आपने ऐसे किए रहे, आपने छोटे से टाइम में आपने उस पूरी बॉल की जो मोमेंटम था उसको जीरो कर दिया। टाइम कम यानी फोर्स ज़्यादा यानी ज़्यादा तेज़ से लगेगा, फोर्स ज़्यादा यानी ज़्यादा तेज़ से लगेगा। इतना समझ में आया कि आप ऐसे ही हाथ करे रहे और बॉल आपके पास आई, बॉल के पास मोमेंटम था, जैसे ही आपके हाथ से टकराई उसका मोमेंटम तुरंत जीरो हुआ। जीरो किसने किया, आपके हाथ से लगाया हुआ या फोर्स, आपके हाथ में जो फोर्स लगाया गया है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि टाइम बहुत छोटे समय में वो मोमेंटम जीरो हो गया, तो टाइम कम लगा यानी फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आपके हाथ में लगा। फोर्स जब ज़्यादा लगेगा तो आपके हाथ में लगा। मैं खिलाड़ी, मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट, मेरे पास वही बॉल उसी व्यक्ति ने स्ट्रेट पर मैं लगाऊं, उसने स्ट्रेट ड्राइव खेला एकदम बढ़िया, सिक्सर के जाते हुए, सिक्सर नहीं है मतलब बाउंड्री के पास ही है, चौका हो जाता अगर मैं ना होता। तो बॉल आ रहा है, बॉल के पास मोमेंटम है क्योंकि उसके पास मास और वेलोसिटी है। अब मैं स्मार्ट हूँ, मैंने कहा यार मेरे हाथ में चोट नहीं खानी, तो मैं क्या करूँगा, अगर हाथ में चोट नहीं खानी मतलब कि फोर्स कम जान पड़े, मेरे हाथ में फोर्स कम लगे यानी कि हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर फोर्स को कम करना है, मोमेंटम तो उतना ही है, मोमेंटम को हमें जीरो ही करना है, लेकिन हमें फोर्स, मेरे हाथ में चोट ना लगे यानी कि हमें फोर्स कम करना है। तो फोर्स कम करना है तो भाई साहब टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने टाइम बढ़ा लिया, फोर्स लगाने का टाइम बढ़ा लिया, तो आपके हाथ में चोट कम लगेगी। इसीलिए जैसे ही बॉल आई तो मैंने बॉल को ऐसे किया और फोर्स धीरे धीरे बॉल पर लगाया। क्या लगाया? बॉल पर धीरे धीरे फोर्स लगाया।
अब फोर्स मैंने एकदम से बॉल को ऐसे नहीं रोक लिया, एकदम डेल्टा टी टाइम बॉल कम टाइम लगे, मैंने बॉल को ऐसे लिया कि टाइम लगा ले थोड़ा लेकिन फोर्स को कम कर दे, टाइम ज़्यादा लगा ले लेकिन फोर्स को कम कर ले, टाइम ज़्यादा लगा ले लेकिन फोर्स को कम कर ले। टाइम ज़्यादा ऐसे करने में मैंने धीरे धीरे फोर्स लगाया, जैसे कि साइकिल को रोकने में धीरे धीरे ब्रेक लगाए तो साइकिल दूरी जाकर रुकी, ऐसे ही दूरी देखो रुको, यहाँ पर बॉल कैच करनी थी यहाँ पर कैच कर पाए, यहाँ पर बॉल कैच करनी थी यहाँ पर कर पाए। टाइम ज़्यादा लगाया, फोर्स की वैल्यू कम होगी, मेरे हाथ में चोट नहीं लगी। बेसिक फील ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को चेंज किया। तो आपने भी, आप नए नए खेलने गए, आपने भी मोमेंटम को चेंज करा लेकिन आपके हाथ में चोट लगी क्योंकि टाइम कम आपने लिया और फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए आपने हाथ चोट लगी। मैं खिलाड़ी आदमी, वही बॉल वही मोमेंटम, मैंने भी मोमेंटम को, जो भी मोमेंटम रहा होगा बॉल को, उसको मैंने जीरो करा लेकिन मैंने टाइम ज़्यादा लगाया तो फोर्स की वैल्यू मुझे कम लगानी पड़ी, मेरे हाथ में चोट कम लगी। सिंपल फील ऑफ मोमेंटम, सिंपल फील ऑफ मोमेंटम। अच्छा, क्या समझ में आया बात? मोमेंटम और फोर्स की भी फील है कि किस प्रकार से टाइम से डिपेंडेंट है फोर्स। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब तो ये डेफिनेशन कुछ रही नहीं आपके लिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी वेक्टर क्यों है? पी वेक्टर इसलिए क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो तो फील के लिए मैंने ऐसे लिख किया, तमीज से ऐसे लिखा जाता है, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अब डेल्टा पी लिखो, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी को लिखूंगा एम इंटू वी वेक्टर अपॉन डी टी। अब डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो एम भी, अगर एम भी मान लेते हैं कहीं की वेरी कर रहा है तो एम को मैं फिक्स नहीं मानता हूँ, कॉन्स्टेंट नहीं मानता हूँ। तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी वी वेक्टर प्लस एम डी वी अपॉन डी टी वैक्टर। तो ये क्या आया? एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी वी वैक्टर प्लस एम डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और जो हम लोग न्यूटन्स की मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें मास अपना क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मास कांस्टेंट होगा तो डी एम अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारा एफ नेट क्या निकल के आता है? एम इंटू ए। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, लेकिन वास्तव में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो रिजल्ट है वो ये नहीं है, वो ये है, ये असली रिजल्ट है। ये भी असली रिजल्ट है क्योंकि कहीं कहीं मास भी चेंज होता है, ये भी असली रिजल्ट है। लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको वंडर शॉप कहीं ना हो, ऐसा कुछ लगे ना। इसलिए जो असली रिजल्ट है वो ये है कि फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करता है, क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया दोस्तों। हम लोगों ने क्या किया है? एक मैजिकल काम कर दिया कि हम लोगों ने दिस लॉ टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी ऑफ फोर्स। हमने क्वांटिटी को कैसे फोर्स की डिफाइन करना है ये बता दिया। अब कहीं भी 10 न्यूटन लिखा है, आपको पता है कि 10 न्यूटन का मतलब क्या है, 10 न्यूटन क्या कर सकता है। 10 न्यूटन कोई ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कितना चेंज कर सकता है? वैसे 10 न्यूटन तो बहुत कुछ कर सकता है, 10 न्यूटन तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, मेरा स्टेटमेंट सुनना दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो ऑब्जेक्ट चाहे कितना बड़ा हो, चाहे वो पृथ्वी ही क्यों ना हो, अर्थ ही क्यों ना हो, अर्थ ही क्यों ना हो दोस्तों, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उस पर नेट फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि इस अर्थ पर नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन लग रहा है, 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन में फील करा दो, 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन होता है, आप 100 ग्राम का बाट लो, अपने हाथ पर रखो, 100 ग्राम का बाट लो, अपने हाथ पर रखो, ठीक है, हाथ पर रखो और आप फील करो कि 100 ग्राम का बाट अपने हाथ पर कितना फोर्स लगा रहा है, वही होता है 1 न्यूटन। कितना होता है? 1 न्यूटन होता है। तो मान लीजिए पृथ्वी जैसा बड़ा ऑब्जेक्ट, कितना भारी है पृथ्वी, समझ रहे हो, उस पर केवल, अभी मैंने बताया कि फील कितना छोटा सा, एक 100 ग्राम का बाट मेरे हाथ पे रखा है, वो इतना ही फोर्स होता है 1 न्यूटन, बस इतना सा, उतना छोटा सा फोर्स अर्थ जैसे बड़े ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, लेकिन 1 न्यूटन वो नेट फोर्स है दोस्तों, नेट फोर्स है। और मैं आपसे कहता हूं कि पृथ्वी मूव करेगी, 1 न्यूटन फोर्स से अर्थ है आपकी मूव करेगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट, आपको मेरा दिमाग फट रहा है, ये हो ही नहीं सकता। अर्थ कितना बड़ा है और वो छोटा सा 100 ग्राम का बाट रखा है, वो जो फील हो रहा है 1 न्यूटन का फोर्स, वो अर्थ को मूव करा सकता है? नहीं हो सकता भैया,
तुम चूती हो। आप कह सकते हो ऐसा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, ये नहीं हो सकता। पर सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है कि भाई साहब मूव तो करोगे तुम, नेट फोर्स लग रहा है, मूव तो करोगे, मूव तो करना ही होगा। देखो भाई, देखो भाई, अच्छा फील कर लो, फॉर्मूले बाद में जाते हैं। एक बात है लेकिन, ये जो आपको 1 सेंटीमीटर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस फोर्स की वजह से, वो आपको करोड़ों लाखों सालों में दिखेगा, अरबों सालों में दिखेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये अर्थ मूव तो होगा, ये ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन फोर्स के इस पिद्दी से फोर्स से मूव तो होगा, लेकिन आपको मूवमेंट का असर आपको करोड़ों अरबों बिलियंस ऑफ ईयर्स में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्यों दिखेगा? ऐसा क्यों दिखेगा? क्योंकि फोर्स बहुत कम है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अगर फोर्स बहुत कम है तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, और ये तो ऑब्जेक्ट ही बहुत भारी है, तो टाइम तो फोर्स जय हो टाइम की यार। बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अरे वो तुम तो देख ही नहीं पाओगे चेंजमेंट। स्टेटमेंट में ये देना चाहूँगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स मूव कर रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो, मूव कर रहा है, या हाँ मूव कर रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। नेट फोर्स याद रखना, नेट फोर्स मैंने कहा है। फोर्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट, मेरे देखो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? mg लग रहा है। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये मूव कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर mg तो लग रहा है, पर मेरा हाथ भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो अभी हम लोग समझते हैं, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज़रूरी था, बहुत मैंने चर्चा करी। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बिल्कुल सरल है। इसका स्टेटमेंट कहता है, एक फोर्स ऑलवेज ऑक्योर इन पेयर इन नेचर, विच मीन्स एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, दिस लॉ टेल्स अस अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसा कि मैंने कहा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स का गुणगान करने के लिए है। पहले लॉ में बताया गया कि फोर्स की क्वालिटी क्या है। फोर्स क्वालिटी है, ये किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। दूसरे में इसकी क्वांटिटी को डिफाइन करा गया कि ये है कितना, इसको कैसे डिफाइन, कैसे मैथमेटिकली इसको पुट करोगे, फिजिकली इसकी क्या मीनिंग, इसकी क्वांटिटी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये हम लोगों ने समझा। तीसरा लॉ बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो वो क्या करता है, फोर्स लगने के बाद होता क्या है। सराउंडिंग से जो बताया कि इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मैं समझाता हूँ। इसमें जो न्यूटन्स थर्ड लॉ में आसानी समझाता हूँ कि दुनिया में अगर कहीं भी फोर्स लगेगा, 2 पेयर्स में लगेगा। पेयर्स का मतलब है कि एक लगाने वाला होगा, एक लगने वाला होगा। समझ रहे हो? एक आदमी खुद से ही अपने आप को तमाचा मार सकता है, मतलब ताली कहाँ से नहीं बजती, ये सही था। लेकिन समझो यार कि अगर फोर्स कहीं पर लगेगा तो वहाँ पर 2 लोग होंगे, पेयर्स होंगे, एक लगाने वाला, एक पर लगने वाला। ये सीन है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब भैया हाँ एक सवाल बहुत, मैं इसको तो नहीं गिराऊंगा, मैं किसको गिराऊँ? कुछ ही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको तो नहीं गिरा सकता ना, कुछ गिराने के लिए होता मज़ा आता। आहा ठीक, देखो ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये गिराया भैया, इसके ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, इसके ऊपर तो कोई हमें फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ये मूव कर रहा है। और आप कह रहे हो कि पेयर में लगना चाहिए। पेयर कहाँ है? इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स, हाँ आपको इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो भैया लग रहा है, इसके ऊपर mg लग रहा है, और इसकी वजह से नीचे भी आ रहा है, फोर्स लग रहा है। और फोर्स अगर नेट फोर्स इसके पास है तो ये मूव करेगा, अभी हाल पड़े हम लोगों ने। लेकिन भैया दूसरा पेयर कहाँ है? एक तो ये पेयर हो गया, दूसरा कहाँ है? तो दूसरा अर्थ है, अर्थ की वजह से ये फोर्स लग रहा है, और अर्थ पर भी ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है हमेशा पेयर्स में लगता है। किस में लगता है? जोड़े में लगता है। और हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है, जिसका जितना एक्शन उतना रिएक्शन। फील करो, मैं इसको पुश करता हूँ, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, तो मैं जितना फोर्स इस पर लगाऊंगा, जितना फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, उतना ही बिल्कुल इक्वल अमाउंट का फोर्स ये दीवार है मेरे ऊपर लगाती है, उतना इक्वल अमाउंट का फोर्स। फील करो, आपको भैया फील नहीं आ रहा, भाई साहब फील नहीं आ रहा है, तो वही है 1 किलो का बाट अपने हाथ में रखो, 1 किलो का वेट है अपने हाथ में रखो। अब आपको उसको उठाने के लिए
ऑब्वियसली जो वाट है, जो वेट है, वो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है आपके हाथ पर, लेकिन आपको उसे उठाने के लिए आपको भी तो फोर्स लगाना पड़ा, तभी तो आप इसको स्थिर रख पा रहे हो। कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। आप अपने हाथ पर 1 किलो का वाट रखिएगा, 1 किलो का वजन रखिएगा, आप ऐसे रखे हो, आपको ताकत लगाना पड़ेगा उसको ऐसे उठाए रखने के ऊपर। यानी कि अगर वो आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, अगर आपको उसे वहीं पर रखना है, इसी पोजीशन में रखना है, तो आपको भी उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन दोस्तों। फोर्स ऑलवेज ऑक्योर ऑन अफेयर इन नेचर विच मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए टेबल पर फोन रखा है, टेबल पर फोन रखा है, अब टेबल के पास कोई मास है, तो टेबल ऐसा फोर्स लगाएगा mg, तो टेबल भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, वो क्या होता है, उसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, या इसी नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं उसे, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपने समझ ली होगी कि फोर्स है वो किस में लगता है, पेयर्स में लगता है। बहुत छोटा सा लॉ है, इसमें इतना बड़ा फंडामेंटल नहीं जो सेकंड लॉ में था, ये सिंपल सा इतना ही है कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। अगर मान लीजिए कि आपने दीवार पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो दीवार भी आप पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी बिल्कुल अपोजिट होगी। अब अगर आपको फील नहीं आ रही, तो भाई साहब ऐसा करो कि एक कीलें गड़ी हो, बहुत सारी कीलें गड़ी हो, उस पर आप हाथ रखो, थोड़ा सा हाथ रखो, आपको गुजने लगे, आपको लगेगा हाँ कि मैंने अगर इस पर फोर्स लगाया तो कीलें मैंने गुजने लगी, यानी ये भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, समझे। कीलें गड़ी है दीवार पर बहुत सारी, ठीक है, और आप उस पर हाथ रखो, जैसे कि आप हाथ दबाओगे तो आपको लगे कीले गुजना स्टार्ट कर देंगे, आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको सिंपल सी फील है कि दीवार आपके ऊपर कुछ लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन। अच्छा, और कुछ इसके कुछ हैं, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन 2 डिफरेंट बॉडी। हाँ, अगर भाई साहब एक्शन आपने इस पर लगाया है तो रिएक्शन इस पर लगेगा, ना कि एक्शन भी उसी पर लगेगा, रिएक्शन भी ऐसा नहीं है। जैसे ये है, इस पेन ने मेरे ऊपर एक एक्शन लगाया, mg इस पर ऊपर फोर्स लगा, इसने मेरे हाथ पर एक एक्शन दिया, अब मेरा हाथ इस पर एक फोर्स लगाएगा, उसे बोला जाए रिएक्शन। तो एक्शन किस पर लगा, इस पेन के द्वारा मेरे हाथ पर, और रिएक्शन किस पर लगा, इस हाथ द्वारा इस पेन पर, समझे, इस हाथ द्वारा इस पेन पर। सिंपल सी बात है। एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट इन 2 डिफरेंट बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर द सेम नेचर, बोथ आर सेम नेचर। अच्छा ठीक है, बोथ आर सेम नेचर का मतलब क्या है कि जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, मैं छोड़ूं, हाँ इसको मैं छोड़ता हूँ, तो इसके ऊपर एक mg लगता है। mg किसके कारण लग रहा है, अर्थ के कारण। मैंने कहा ना टू बॉडीज पेयर्स में लगता है, तो ये अर्थ के कारण लग रहा है। अब अर्थ के ऊपर ये भी अपना एक फोर्स लगा रहा है, वो कौन सा लगा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। एक ही नेचर का फोर्स लगाया जाएगा दोस्तों। अगर आप किसी पर आप मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, तो वो भी आप पर उसी नेचर का एक फोर्स लगाए। नेचर के बारे में अभी चर्चा करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा अभी बात नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कितने नेचर के फोर्स होते हैं। अभी मैं बताऊँगा नेचर के बारे में, ठीक है। इस शब्द को थोड़ी देर रोक लीजिए। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर साइमल्टेनियस, सो वी कैन नॉट डिसाइड विच वन इज एक्शन एंड विच वन रिएक्शन, एक्सेप्ट नहीं एक्शन एंड विच इज रिएक्शन, कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन है, कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन, ये आप बता नहीं सकते, इतनी जल्दी से लगते हैं। आप खुद सोच के देखो, खुद सकते हो। जैसे ही आपने इस पर हाथ रखा, तुरंत दीवार आपके ऊपर हाथ लगाने, बहुत बिल्कुल माइक्रो सेकेंड का भी अंतर नहीं होता, तुरंत लगना स्टार्ट कर देते हैं। और ये भी नहीं कहा जाता है कौन एक्शन है, इतने जल्दी होता है, ये भी नहीं बता सकते कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है। भैया यार सिंपल सी बात है, मैंने लगाया, मैंने एक्शन करा, तो वही तो वो दीवार लगाई, वो रिएक्शन होगा, हाँ होगा। लेकिन आप फोर्स की दृष्टि देखो, वो तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर एक्शन करा है, लेकिन आप दीवार कहीं मैंने एक्शन लगाया, तभी तो ये हाथ यहाँ पर बना रहा है, दीवार के पर्सपेक्टिव देखो, तो आप बता भी नहीं सकते कि कौन एक्शन है और कौन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, इनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।